facts in outdoor media. लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान, जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप? देखिए 14 का चक्रव्यूह हर शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बिहार के पूर्णिया में बोले नमो, गठबंधन भ्रष्टबंधन से नहीं चलेगा देश। नीतीश कुमार ने घोंपा पीठ में छुरा। बीजेपी में नहीं थम रहा सीट को लेकर घमासान। वाराणसी सीट को लेकर जोशी के बाद अब टंडन से भिड़े राजनाथ। टंडन का बयान, मोदी के अलावा किसी के लिए नहीं करूंगा सीट खाली। राजस्थान के टोंक में बरसे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। बीजेपी शासित प्रदेशों में व्यापक है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी के अध्यक्ष अमर सिंह जयप्रदा के साथ आरएलडी में हुए शामिल। आरएलडी सुप्रीमो को उम्मीद, अमर के पार्टी में शामिल होने से पश्चिम प्रदेश पार्टी होगी मजबूत। और रामकृपाल थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कल पटना बीजेपी कार्यालय में कर सकते हैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। पाटलिपुत्र सीट विवाद की वजह से दिया था आरजेडी से इस्तीफा। नमस्कार, आपका न्यूज लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। आज हम दो बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। पहला डिबेट चलेगा 8:45 बजे तक और फिर 8:45 से 9:30 बजे तक दूसरा विषय है सीट की सियासत, जो 8:45 बजे से शुरू होगा। लेकिन उससे पहले बात भारत के मुसलमानों की। भारत की करीब 1.25 करोड़ आबादी के 14% हिस्से की जो असमंजस की स्थिति है, जो परेशानी है, जो चिंता है, वो आजादी के बाद करीब 6 दशक हो चली हैं, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई। विश्वास किसी पर नहीं हो सका और ऐसे में मुसलमान जाएं तो जाएं कहां। तो सालों बाद यूपीए की सरकार मुसलमानों को लेकर जागी
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुसलमानों का हाल जानने के लिए पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में सच्चर कमेटी का गठन भी किया। कमेटी की रिपोर्ट लागू किए करीब 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को वो नसीब नहीं हो सका जो सिफारिशें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में की गई थी। ये रिपोर्ट और पिछले लंबे इतिहास को देखते हुए मुसलमान चिंता में हैं कि किस पर दांव खेलें, किस पर नहीं। जब जब आते हैं चुनाव तब तब याद आता है मुसलमान, जब करना होता है इस्तेमाल तब तब याद आता है मुसलमान। हिंदुस्तान में कहां खड़ा है मुसलमान? ये वो लाइनें हैं और सवाल हैं जो आजादी के करीब 64 साल बाद भी हिंदुस्तान की आबादी के करीब 14% मुसलमानों के जहन में रह रह कर आती है। मानो ये करीब 14% आबादी राजनीतिक पार्टियों के लिए महज खिलौना बनकर रह गई है। बड़े बड़े दावे करने वाली इन पार्टियों को मुसलमानों की याद ज्यादातर तभी आती है जब चुनाव नजदीक हो, या फिर तब आती है जब सहानुभूति के नाम पर किसी दंगे के पीड़ितों के जख्म पर नमक छिड़कना हो। चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष, सभी ने मुसलमानों को एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा। पिछले करीब 6 दशक का इतिहास ये बताने के लिए काफी है कि नेताओं ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए मुसलमानों का एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, और जब इस खिलौने से उनका काम निकल गया तब उन्होंने मुसलमानों को बिसरा दिया। कम से कम आज के हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात तो यही कहते हैं। जिस पर पार्टी की तरफ से देश के मुसलमानों ने हसद भरी निगाहों से देखा, उसी के हाथों वे ठगे गए। कई दशक गुजर जाने के बाद साल 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहल पर देश के मुसलमानों के हालात जानने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट आए करीब 7 साल हो चुके हैं, लेकिन हालत क्या है ये हम आपके सामने पेश किए देते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम से कर्ज लेने की योग्यता बहुत ज्यादा सीमित। मुसलमान समुदाय को फायदा पहुंचाने वाले कार्यक्रमों की परिकल्पना सही नहीं। मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचाने वाले कार्यक्रम टारगेट से मीलों दूर। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय अल्पसंख्यकों की समस्याओं के मूल कारणों का निवारण नहीं कर पा रहा। सच्चर समर्थित सरकारी नीतियों के बावजूद मुस्लिम समुदाय का हाशिए पर होना जारी है। ये हम नहीं कह रहे, ये सभी बातें सरकारी आंकड़े साफ साफ बयां कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का मुसलमान असमंजस में है कि जाए तो जाए कहां। राष्ट्रीय हालत में उसके सामने 2 ही बड़े विकल्प हैं। एक पर देश का मुसलमान भरोसा करने को राजी नहीं, तो दूसरे पर कई दशक तक भरोसा करने के बावजूद भी बार बार मिल रहा है धोखा। कम से कम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू होने के करीब 7 साल के बाद की ये हालत ये बयां कर रही है। और अब जब 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव नजदीक है तो देश के मुसलमान और ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। वाकई देश के मुसलमान आखिर जाएं तो जाएं कहां, चर्चा करेंगे इसी विषय पर आज हम। और स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे एक बार परिचय करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर, चैनल 1 न्यूज। इसके साथ साथ सुलेमान मोहम्मद खान, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुलेमान जी, ये सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक लोगों को याद आ जाता है, इन राजनेताओं को याद आ जाता है। क्या आपको लगता है कि हर बार मुसलमान कुछ इसी तरह से ठगे जाते हैं, या फिर अब कहीं ना कहीं सूरत बदल चुकी है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बात सबको मालूम है कि मुसलमान इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और पूरे देश की ग्रोथ के लिए, पूरे मुल्क को आगे बढ़ने के लिए सभी तबकों को आगे जाना चाहिए। वो सारे मजहबों, सारी कास्टों, सबको यूनाइटेड वे में देश आगे बढ़े और सब लोग तरक्की करें। और मुसलमानों की क्योंकि हालत बैकवर्ड है, पसमानदा है, कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई और सच्चर कमेटी ने कहा कि मुसलमान इतने बैकवर्ड हैं कि अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं, जबकि SC ST का तो रिजर्वेशन भी है। और उन्हीं सिफारिशों को आगे लेते हुए कांग्रेस के जहन में रिजर्वेशन का इशू आया। जहां तक आप कहते हैं कि इलेक्शन में, हाँ, ये बात आपकी काफ़ी हद तक सही है। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव आता है तो मुसलमानों को लुभाने के लिए, उनके वोट के लिए, उनके वोट के इस्तेमाल के लिए उन्हें लुभाती हैं। अब तो हद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी मुसलमानों के वोट को सीक कर रही है। एक ज़माने तक उत्तर प्रदेश में और आज तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल किया, बहुजन समाज ने इस्तेमाल किया, लेकिन अब
जो पिछले 10 साल में कांग्रेस ने नीतियां बनाई, सरकार ने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, उन कामों से मुसलमानों का जहन, और हमेशा से ही कांग्रेस मुसलमान कांग्रेस माइंडेड रहा है और कांग्रेस को वोट देता है। तो 2009 के चुनाव में भी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया जनरल इलेक्शंस में, और कांग्रेस की काफी सीट्स उत्तर प्रदेश में भी आई, क्योंकि यूपी और बिहार में मुसलमान काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बड़ी परसेंटेज है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने काफी कोशिश करी मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, और आगे भी कांग्रेस की ये नियत है कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ किस्म के वादे करती हैं। कभी अभी राजनाथ सिंह साहब ने कोई बयान दिया कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो, लेकिन कांग्रेस ने जो काम किए वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किए। कांग्रेस ने इवन गवर्नेंस में मुसलमानों को लीडरशिप में मौका दिया, जिससे वो विधानसभाओं में और संसद में जाके बैठे हैं, और जो डिजर्व करते हैं वो उन्हें हक मिले, उनका ड्यू मिले। लेकिन उसके बावजूद वो हक जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। बहुत कम बात। बिल्कुल बिल्कुल। अब मनोज वर्मा जी, यहाँ सवाल अब मैं आपसे करना चाहूंगी। अभी आपने सुलेमान साहब की बातों को सुना, वाकई कहीं ना कहीं ये बात अक्सर देखने को मिलती है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सभी राजनीतिक दलों को मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं अपने हिस्से में लेने के लिए उनकी याद आ जाती है। तमाम तरह के वादे होते हैं, दावे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इलेक्शन बीत जाते हैं तो फिर वो दावे वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। सुलेमान भाई ने जो कहा वो काफी हद तक ठीक कहा कि अगर आजादी से लेकर अब तक देखा जाए तो इस देश की सबसे एक हिंदुओं के बाद मुसलमान एक ऐसी आबादी है उनकी जो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो पिछड़े हुए हैं। उनका राजनीति में भागीदारी कम है, नौकरियों में भागीदारी कम है, तो ये उनका आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर जो पिछड़ापन है वो इस देश के लिए भी कहीं ना कहीं एक समस्या बनता है। जब मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और उन्नति करेंगे तभी देश भी उन्नति करेगा। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया है। वो चाहे कोई भी दल हो, इसमें कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। अभी राजनाथ सिंह ने भी जो माफी की बात कही कि गलती होगी तो माफी मुसलमानों से मांग सकते हैं, तो उनकी भी नजर कहीं ना कहीं उस मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसे वो ये मानते हैं कि अगर भाई इनको नाराज करा हमने अब, तो बहुत दिनों तक बीजेपी सत्ता से नहीं आ पाएगी, बीजेपी को सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी, राजनाथ सिंह भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को साथ लेने के लिए माफी का दांव चल रहा है। जाहिर तौर पर ये दांव चल रही है और कहीं ना कहीं इसी तरह से इस बात को देखा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ दिनेश सिंह, नेता बीजेपी, भी जुड़ चुके हैं। जवाब उनसे ले तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और उसके साथ साथ मैं एक बार बता दूं कि मुफ्ती एजाज साहब, मुस्लिम धर्म गुरु, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, शायद किसी तकनीकी वजह से अभी फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने अभी मनोज जी जिक्र किया कुछ देर पहले कि वाकई कहीं ना कहीं ये दांव खेला जा रहा है, और इस दांव को क्या अब मुस्लिम वोटर्स समझते हैं? क्योंकि अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई उस मनोस्थिति पर कहीं ना कहीं हावी हो रही है, इंटरनेट का जमाना है। पहले के जैसे जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर मुस्लिम वोट बैंक को हथियाने की कोशिश की जाती थी, कहीं ना कहीं उससे अब अलग थलग होने लगे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि एक मुसलमानों में जो जागरूकता आई है उसके बाद कुछ चीजें अब बदल रही हैं। आप राजस्थान के हाल के विधानसभा चुनाव देखिए, कांग्रेस ने जितने मुसलमानों को चुनाव दिया वो सभी वहां चुनाव हारे। भाजपा ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया, उसमें 2 जीते। गुजरात में नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस का अपना मत हो सकता है, उनकी शैली को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने लगभग 100 कॉर्पोरेटर खड़े किए मुस्लिम, वहां पर स्थानीय निकायों में उम्मीदवार बनाया, वो मुसलमान जीते। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का नजरिया भी अब बदल रहा है भाजपा को लेकर या दूसरे दलों को लेकर। हालांकि कभी कभी ये मुद्दे उठते हैं, गुजरात का मुद्दा उठता है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठता है, ये ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमानों को जहन से आसानी से निकल भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। सुलेमान जी, जिस तरह से अभी मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे कि अचानक से बीजेपी को भी अब मुस्लिमों की याद आ गई, उनका दुख, उनका दर्द समझ में आ गया, उनकी पीड़ा को समझने लगे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये मानने लगे हैं कि अगर मुस्लिम वोट चाहिए तो अब उनके बारे में सोचना होगा। लेकिन ये तो एक चुनावी स्टंट महज ना देखा जाए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो देश को तोड़ने का काम जिसने हमेशा से किया है, संघ परिवार ने और भारतीय जनता पार्टी ने, और कम्युनल सांप्रदायिक राजनीति करी है, वो अगर सेकुलरिज्म की और मुसलमानों के हित की बात करें तो ये बड़ी हंसी की बात है। इस बात पे हंसी आती है, यकीन कोई मुसलमान नहीं कर सकता। जैसे मनोज भाई ने अभी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी अपना रवैया बदल रही है, जो इन्होंने आंकड़े बताए उनको तो मैं अग्री इसलिए नहीं कर सकता कि वो मालूम नहीं है कि बीजेपी ने 100
100 कॉर्पोरेटर्स को टिकट दिया, लेकिन अब मुझे ये जरूर मालूम है कि गुजरात विधानसभा में किसी मुसलमान को एमएलए का टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने जगह जगह मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए गवर्नेंस में, लीडरशिप में हर स्टेट में टिकट दिए, पार्लियामेंट के चुनाव में टिकट दिए। और ये बात भी सच है कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली तीनों तरहों पे, तीनों फ्रंट पे बेइंतहा बैकवर्ड हो चुके हैं। हाँ, अब पहले के मुकाबले तालीम में इजाफा हुआ है, तालीम आई है, एजुकेशन आई है, उन्होंने शिक्षा ली है, उन्हें समझ आता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों को बेवकूफ बना सकती है कुछ ऐसी पॉलिसीज करके, वो बहुत दिन तक बेवकूफ बना नहीं सकती। उन पॉलिसीज को अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है। पिछले 10 साल में कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं उसमें काफी हद तक राहत मुसलमानों तक पहुंची है, इसीलिए मुसलमान। लेकिन सुलेमान जी, यहाँ मैं कहना चाहूंगी, अभी पिछले वक्त का अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के खासतौर पर बात की जाए, चैनल 1 न्यूज ने बाकायदा सर्वे कराया था, लोगों की ओपिनियन जानी थी, जिसे ऑन एयर भी किया गया था। खुद उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी इस बात से सहमत नहीं है जिस बात को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या काम किए हैं तो वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या कमी रह गई आपकी ओर से अगर तमाम काम आपने किए? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कायम करी माइनॉरिटीज के अफेयर्स को देखने के लिए, सच्चर कमेटी बनाई जिससे सिचुएशन पता चल पाए। लेकिन सच्चर कमेटी के मैं बाद आपको जवाब पूरा दे जी, जी, जी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में मौलाना आजाद फाउंडेशन, जिससे मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सके, या उसके अलावा नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाई जिससे मुसलमान जो कारोबार करना चाहते हैं उन्हें सस्ते दरों पे लोन मिल सके, या उसके अलावा मुख्तलिफ और नीतियां ऐसी बनाई जो मुसलमानों के लिए सरकार ने सोची, और उसकी नीयत ये थी कि मुसलमान अपलिफ्ट हो सके और उनकी बैकवर्डनेस खत्म हो सके। वो नीतियां ग्राउंड लेवल पर पहुंचने का जो काम है वो राज्य सरकार का है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 25-25 साल से हम सरकार में नहीं है। यूपी में काफी बड़ा तबका मुस्लिम पॉपुलेशन का है, हम 25 साल से, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की मैं पूरा जवाब कर रहा हूँ, पॉपुलेशन है उसने नकार दिया आपकी पार्टी को, ये चुनावों ने साफ कर दिया। इसीलिए बता रहा हूँ क्यों नकार दिया। 89 से हम नहीं, जो नीतियां, जो पैसा, जो फंड्स हमने मुस्लिम अपलिफ्टमेंट के लिए भेजे उत्तर प्रदेश में, उसका ना तो बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों तक पहुंचा पाई, ना फायदा, ना समाजवादी पार्टी। ये डिफरेंस रहा, इस वजह से आपको वोट बैंक नहीं। इस वजह से उसका भी और फर्दर मैं आपको और एनालाइज करके बताता हूं। इस वजह से मुसलमानों को, कुछ तबके को ये महसूस हुआ कि भाई केंद्र सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन इसके आप बरक्स दूसरी तरफ देखें तो उसी से 3 साल पहले सन 2009 में मुसलमानों ने खूब कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस और समाजवादी की लगभग 22-23 सीटें बराबर सराबर वही तो जानना चाह रहे हैं सुलेमान जी कि आप कह रहे हैं कि इतने सारे काम किए गए, लेकिन उसके बावजूद 2009 के आंकड़े गिनाने पे आप मजबूर हैं। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उन आंकड़ों के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत ही एक अहम वजह और थी, जो 2012 का चुनावी मैनिफेस्टो था समाजवादी सरकार का, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपकी आबादी के तवाजुन से नाप के, कभी 18% मुसलमान उत्तर प्रदेश में तो 18% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। वो एक वादा ऐसा समाजवादी पार्टी ने करा जिससे मुसलमान बेवकूफ बन गया। समाजवादी पार्टी का एक वादा आपके तमाम किए गए कामों से ऊपर पड़ा। देखिए रिजर्वेशन, मैं आपको नहीं ये बात नहीं है। उसके अलावा भी 2009 के बाद से 3 साल में चीजें बदली, बहुत से फायदे नहीं पहुंच पाए मुसलमानों को नीतियों के, और ये रिजर्वेशन का इशू समाजवादी ने लगा कि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास कराएंगे, और उसके बाद आज तक 2 साल तक वो इशू आज तक समाजवादी ने नहीं उठाया और सिर्फ वोट का इस्तेमाल किया। और विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उसमें बहुत डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, जिसकी वजह समाजवादी को काफी। मनोज जी, काफी देर से सुलेमान साहब की तमाम बातों को आप सुन रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, सुलेमान भाई जो बात कर रहे हैं मुसलमानों की बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे हैं। असल में मुद्दा मुसलमानों की यही समस्या होनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि चुनाव आते आते या चुनावी राजनीति के चलते चलते, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, मुद्दे दूसरे बन जाते हैं। मुद्दा गुजरात का दंगा बन जाता है, मुद्दा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का दंगा बन जाता है, और मुसलमानों के जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, नौकरियों में भागीदारी का है, राजनीति में भागीदारी का है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, और एक डिबेट इस पे केंद्रित हो जाती है कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, या अलीगढ़ या उससे पहले हुए दंगों में क्या हुआ। अब देखिए, मुसलमान भी विकास में भागीदारी चाहता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र आगे आ रहे हैं, राजनीति में भी लोग आना चाहते हैं, मौका मिलने की बात है। मौका टोकनिज्म से नहीं होगा,
कि सिर्फ 2 चेहरे पार्टी में रख लिए या 4 चेहरे रख लिए पार्टियों ने, ऐसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब छाए रहते हैं, कांग्रेस में भी 2-4 रहते हैं, कुछ नए लोग आ रहे हैं, सुलेमान भाई साहब जैसे लोग आगे आ रहे हैं, बीजेपी में भी शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे 2 नेता रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति में जब तक मुसलमान एक टोकनिज्म की तरह यूज होगा, उसे टोकन की तरह रखा जाएगा पार्टियों में, तब तक सही मानों में मुसलमानों की बुनियादी समस्याएं जो हैं उसका समाधान नहीं होगा। मुसलमान को आप धर्म की राजनीति से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक आबादी में जो उसकी हिंदुस्तान की आबादी में भागीदारी है उसके अनुसार देखना चाहिए। जाहिर तौर पर सुलेमान जी मनोज भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही और बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, इस बात से एग्री करता हूं कि बेसिक प्रॉब्लम्स जो है मुसलमानों की, कि भाई सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड हेल्थ वाइज उनका डेवलपमेंट होना है जिससे देश डेवलप हो सके, उसे हमें देखना है। और जहां तक दंगों की बात है कि बाबरी मस्जिद की शहादत की बात हो या 2002 के गुजरात दंगों की बात हो, तो ये दंगे ऐसे दंगे हैं जो मुसलमानों के दिल पे इन दंगों के ऐसे घाव हैं कि उन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल है। ये दंगे इसलिए मुसलमान को याद आते हैं और इसलिए जो मुसलमानों के खैरख्वाह लीडर हैं वो इस बात को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी जैसी तासुबी और कम्युनल पार्टी मुसलमानों के बेनिफिट की बात करने लगे उन्हें लुभाने के लिए, तो उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि ये वही भाजपा है जिसने तुम्हारे साथ ये काम किया है। ये याद दिलाना भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल उठने भी लाजमी है और कहीं ना कहीं इन सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। मुस्लिम वोट बैंक चाहते सभी राजनीतिक दल हैं, लेकिन उसके लिए जो वादे किए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जो दावे किए जाते हैं उनमें कमी रह जाती है और जो काम करने चाहिए कहीं ना कहीं उनमें भी कमी रह जाती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश का मुसलमान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है उन नीतियों से जो उन्हीं के लिए बनाई गई हैं। लगातार हम इसी पर चर्चा करें। मनोज जी, जिस तरह से अभी सुलेमान साहब ने भी कहा कि बीजेपी की खासतौर पर यहां पर अगर हम बात करते हैं, बीजेपी को अचानक, बिल्कुल सही सवाल है यहां पर, और जाहिर सी बात है कि ये सवाल देश के मुसलमानों के जहन में भी जरूर आ रहा होगा कि इतने सालों से कहीं ना कहीं चाहे इस बात को कहा जाए पूरी तरह से स्पष्ट किया हो बीजेपी ने या नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए जिस तरह से सोचना चाहिए था वो नहीं सोचा गया, पहले कभी बात नहीं की गई। लेकिन अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यहां पर तमाम तरह की बातें आने लगी हैं, तमाम तरह के दावे आने लगे हैं और यह भी कहा जाने लगा है कि एक मौका दिया जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव देखा जाएगा। कितना भरोसा करें देश का? देखिए, जहां तक बीजेपी के मुसलमानों के संदर्भ में नीति या सोच का सवाल है, दिनेश सिंह बीजेपी के नेता आ गए, जवाब ये देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम राजनीति चलिए, दिनेश जी के पाले में अब बॉल जो है वो आ चुकी है। दिनेश जी, आप ही से जवाब लेंगे क्योंकि आप चर्चा में अभी अभी जुड़े हैं। यह देश के मुसलमानों की बात हो रही है और बात यह भी हो रही है कि बीजेपी को आखिर चुनाव आते ही मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं जहन में आया और इसलिए मुसलमानों की याद आ गई। गीतांजलि जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझती है। बाकी पार्टियां जो हैं वो अल्पसंख्यकों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझती हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको देश का हिस्सा मानती है और सारे जितने भी काम हैं उनमें उनकी सहभागिता चाहती है। बाकी दलों के चुनाव के समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आप सिर्फ कह रहे हैं चुनाव के समय में, बाकी दल तो उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही इसीलिए करते हैं पूरे अपने राजनीतिक जीवन में, सिर्फ चुनाव के समय नहीं, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद में। भारतीय जनता पार्टी कब कहां मुसलमानों से दूर भागती थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या मुसलमान नहीं है? अगर आप उदाहरण के तौर पर देखिए, आप गुजरात में, जिस गुजरात में कोई भी पार्टी भी आप चर्चा करें सबसे पहले गुजरात पहुंचते हैं। क्या गुजरात के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक में रहते हैं। और आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, आप गोवा का उदाहरण ले लीजिए, आप कहीं का भी उदाहरण लीजिए, और जितने संपन्न आज हमारे भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट में मुसलमान हैं और वहां कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। शायद और पार्टियों की जहां रूलिंग स्टेट है, आप वहां गुजरात में हुआ एक दंगा ही कहीं ना कहीं आपकी इन तमाम बातों पर भारी पड़ता है। जी सुलेमान जी, मैं पहले तो दिनेश जी अभी कह रहे थे कि हमें मुसलमानों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में वोट किया। मैं बता दूं कि ज्यादा तादाद में मुसलमानों ने वोट कांग्रेस को किया। और दूसरी बात, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह नहीं समझती। सबसे पहले तो मुसलमान आप पे एतबार ही नहीं करते, भरोसा नहीं करते। दूसरी, आपके इस तरह के बयान के संघ के अशोक सिंघल साहब कहते हैं कि हिंदू समुदाय को 5-5 बच्चे पैदा करना चाहिए, नहीं तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी जी सुब्रमण्यम स्वामी साहब और प्रवीण तोगड़िया साहब ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट देने का अधिकार खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह के बयान इस बात को वाजे करते हैं और उनकी नीयत को जाहिर करते हैं
कि ये सिर्फ चुनाव से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो कहीं से भी अपना आंकड़ा 200 का भी पार नहीं कर पा रहे हैं, तो मुसलमानों को लुभाने के लिए अब माफी मांगने का भी जिक्र कर रहे हैं, मांग नहीं रहे, जिक्र कर रहे हैं और हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों ने वोट दें। लेकिन मुसलमान ना तो 92 की बाबरी मस्जिद की शहादत भूल सकता है, ना 2002 के दंगे भूल सकता है, और ना ही इस तरह के तासुब पसंदी के बयान भूल सकता है। गीतांजलि जी, जो आरोप अभी लगा रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी, जरा गौर फरमाए। आपने कहा कि एक दंगा सब पे भारी पड़ता है। गुजरात का एक दंगा आपको नजर आता है, हमारे साथी को नजर आता है, और जिसके बैसाखी पर अब तक आपने सरकार चलाई उसके 150 दंगे आपको नजर नहीं आते हैं। अभी मुजफ्फरनगर का दंगा आप इतने ही लायक थे, तो आप उनसे कहते कि अलविदा हो जाइए, हमको जरूरत नहीं सहारे की। आप एक मिनट, जब आपका समय तो हम नहीं बोल रहे, हमने यही कहा। आप जो बात कह रहे हैं, आप वहां की स्थिति जाके देखिए। आप कह रहे हैं मुसलमान हमारे साथ नहीं, मुसलमान कब तक आप डरा के रखे थे? अब तक कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इस तथा जो आज देश में 2 पार्टियां ऐसी हो गई ना जो सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रही। एक तो कांग्रेस पार्टी है, कौन सांप्रदायिक है कौन गैर सांप्रदायिक है, इसका सर्टिफिकेट बांट रही है। एक हाल में इन्हीं की बनाई हुई पार्टी आप पार्टी आ गई, वो ईमानदार और बेईमानी का सर्टिफिकेट बांट रही है। अब ये बांटने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे जिस अल्पसंख्यकों की बात आप कर रहे हैं, जिस मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अब मुसलमान पढ़ा लिखा, मुसलमान समझदार हो रहा है, अब मुसलमान जागरूक हो रहा है, और उसमें भी राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी का वो तेजी के साथ उन्मुख हो रहा है और भारतीय जनता के साथ जुड़कर वो अपना विकास करना चाहता है। बिल्कुल। यहाँ मनोज वर्मा जी, जिस तरह से लगातार यहाँ बीजेपी की ओर से भी अपने पक्ष सुना है, कांग्रेस की ओर से भी सुना है, क्या कहेंगे इन दोनों पक्षों को सुने? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम राजनीति का सवाल है, जो मैं पहले भी कहना चाहता था, उसे हमें इस संदर्भ में देखना चाहिए कि बीजेपी में हमेशा इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पे 2 विचार रहे हैं। एक विचार का प्रतिनिधित्व अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, तो उस समय लालकृष्ण आडवाणी होते थे। आज नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह हैं। राजनाथ सिंह ने अगर माफी मांगने की पहल की कि अगर गलती होगी माफी मांगेंगे, वो पहल कहीं ना कहीं मोदी जी की तरफ से नहीं हुई। राजनाथ सिंह ये दिखाना चाहते हैं कि भाई वो तो उदार हृदय की राजनीति करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, किसान और गरीब की राजनीति वो करते हैं। वो वाजपेयी की सोच पे चलना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी संघ की सोच पे चलना चाहते हैं। यही मैं देखता हूं कि नरेंद्र मोदी टोपी पहनने से इंकार करते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में टोपी आगे बढ़ के पहनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इन मुस्लिम जो विचार हैं उसको लेके अलग अलग स्वर और अलग अलग कार्यशैली देखने को मिलती रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सुलेमान जी, मैं बहुत अच्छी बात मनोज भाई ने कही कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। उन्होंने सिखों का पगड़ी बांधी, सिक्किम गए तो उनका ट्रेडिशनल वो लगाया, लेकिन किसी मुसलमान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश करी तो उन्होंने नहीं पहनी। इसी से उनकी नियत साफ जाहिर होती है अब जवाब नहीं दे। आप दिनेश जी, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा, आप कर लीजिए, उन्होंने पूछा इसलिए बोला। और दूसरी बात मैं आपको कहूं, आपसे मैंने 2-3 स्टेटमेंट आपके लीडरों के बताए थे, उसपे भी आपने कोई जवाब नहीं दिया, उसका भी आप कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। अभी मैंने सुब्रमण्यम स्वामी और प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए, और अशोक सिंघल साहब ने कहा कि 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। और एक बात का और जवाब दे दिया, एक बात का और जवाब दे दिया आप कि इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में आप कितने मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, इसका और जवाब दे। हमारे यहाँ आपकी तरह हमारे यहाँ एक आदमी बैठ के सुलेमान साहब निर्णय नहीं करता है कि सोनिया गांधी बैठ के निर्णय कर देंगे। हमारे यहाँ तो किसी को नहीं पता कि तो आप चलिए आपकी पूरी पार्टी कितने लोगों को दे रही है, जवाब मांग रहा हूं ना मैं, आप पूरी पार्टी बताइए ना कितने टिकट दे रही है। आप सुनिए तो उसके बाद सुलेमान साहब आप अधिकृत होंगे अपने यहाँ से टिकट फाइनल करने वाले। हम जैसे कार्यकर्ता हमारे यहाँ अधिकृत नहीं होते हैं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है, वहां तय होता है। आपके यहाँ एक पार्टी तय करती है। और दूसरी चीज गीतांजलि जी, आप सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा देते हैं। मनोज जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। हम मोदी जी ने कहा ना कि अगर हम कसूरवार हैं, बीच चौराहे पर हमको फांसी पे लटका दिए। टोपी पहनने और पहनने, कौन किसको टोपी पहना रहा है आप देख रहे हैं। आप टोपी पहन के प्रेस वार्ता करते हैं और न आप मुसलमानों का नरसंहार करवा रहे हैं। और दूसरी चीज, अब देश का प्रधानमंत्री मनोज जी ज्यादा जानते, देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कहां प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? अब आप सबसे बड़े नंबरदार मान रहे हैं कि नहीं हम सबको, आप ये कहते पिछड़े गरीब मजलूम जो भी देश के नागरिक है उनका पहला अधिकार है। ये जो बात मुसलमानों का पहला अधिकार है, ये आप कहां की बात लाते हैं? ये जो बात आपने कही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुलेमान जी इसका जवाब देने के लिए बेचैन है। बिल्कुल सुलेमान जी, लेंगे आपसे जवाब। चर्चा बेहद अहम है, विषय जरूर जो बेहद अहम है, और कहीं ना कहीं इसी पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। लेकिन एक यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. Welcome to the world of true engineering with Made Easy. For further information, visit www.madeeasy.in or call 011-4512-4612. Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है न्यूज लाइन में आपका। लगातार चर्चा करें कि आखिर देश के मुसलमान जाएं तो जाए कहां। सभी राजनीतिक दलों को देश के मुसलमानों की याद आती है जब चुनाव आते हैं। ऐसा लगातार देश के मुसलमान भी मानते हैं और कई बार जब उनसे बात की जाती है इस बात को वो साफ तौर पर सार्वजनिक तौर पर कहते भी नजर आते हैं। विषय बहुत गंभीर भी हम कह सकते हैं और अहम भी है और इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं एक बार फिर से उनका परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान मोहम्मद खान, कांग्रेस प्रवक्ता, दिनेश सिंह, नेता बीजेपी, और मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर, चैनल 1 न्यूज। बिल्कुल जिस तरह से सुलेमान जी, दिनेश जी ब्रेक से पहले जब आपकी उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे आप कुछ कह रहे थे। देखिए, दिनेश जी ने बिल्कुल उसी अंदाज में बात करी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो एक बेसिक फीचर है ना, जो उनका तरीकाकार है कि कोई भी बात जो झूठ भी हो उसे इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि वो सच लगने लगे और सच बोलता हुआ आदमी झूठा बन जाए। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि आपके यहाँ एक आदमी तय करता है, हमारी यहाँ चीफ इलेक्शन कमेटी है। मैं उनके यहाँ तो मालूमात में इजाफा नहीं है या फिर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी चीफ इलेक्शन कमेटी है, वही टिकट फाइनलाइज करती है और आपकी पार्टी के जो इस टाइम मौजूदा हाल है ये पूरा मुल्क जानता है कि एक व्यक्ति विशेष पूरी पार्टी पे इतना हावी है कि चाहे वो अडवाणी साहब हो या मुरली मनोहर जोशी साहब हो, उनको सबको सीनियर्स को दरकिनार करके एक आदमी हावी हो चुका है। ये चीफ इलेक्शन कमेटी बना के इतने कॉन्फिडेंस से बोल के कोई भला नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपसे कई अभी सवाल पूछे थे कि कितने आपने टिकट दिए विधानसभा में। मुसलमानों का गवर्नेंस में आना बहुत जरूरी है। जब तक मुसलमान गवर्न नहीं करेंगे, एमएलए, एमपी और मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। आपने तो ये कह दिया कि आप गवर्नेंस, आप टिकट देके सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं। आपने कितने टिकट दिए विधानसभाओं, सांसदों में और बयानों पे आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ शहनवाज हुसैन नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण से आपकी पार्टी का नकवी ने ये क्या कह रहे हैं दिनेश जी? एक व्यक्ति के होने से आप पूरी पार्टी को कैसे नहीं? आप सुनिए तो, और देश में अगर राष्ट्रपति किसी को बनाया था भारतीय, हमको बता दीजिए, कलाम साहब बुरे राष्ट्रपति थे? जवाब देते कि कांग्रेस का शासन आने को उनके क्या बुराई और अच्छाई की बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि आखिर कितने लोगों को जनता पार्टी ने पहली बार एक मुस्लिम को देश का सर्वोच्च पद दिया, राष्ट्रपति का, और पहले आने के बाद, सबसे पहले आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो पहला काम किया, अगर आपको अच्छाई नजर आ रही थी, वो अच्छे थे तो आप बनाए रखते ना। आप बहुत मुसलमानों के बहुत बड़े नंबरदार बनते हैं, तो उसमें क्या, या तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक पद देने के बाद आपकी पार्टी की जो छवि है वो कहते हैं बहुत बढ़िया। गीतांजलि जी, एक नहीं, आप शहनवाज हुसैन जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहली चीज तो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, अगला पिछड़ा इस हिसाब से बांटते नहीं। और आप देखिए बार बार मुसलमानों की तरफ से भी बात आ रही है कि हमको आप डराइए मत, भारतीय जनता पार्टी खा जाने वाली पार्टी नहीं है। कितना मुस्लिमों के लिए आपने काम किया? भारतीय जनता पार्टी शासन में, हम अटल जी के कार्यकाल में नहीं, आज भी हमारी जहां सरकारें हैं, आप वहां पे, हम अगर आप पिछले वक्त की भी अगर बात कर रहे हैं, आप अपने कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो आपसे वही पूछ रहे हैं, बता दीजिए कितना काम किया मुसलमानों की बात नहीं, हम तो अभी की भी बात कर रहे हैं। अभी भी हमारी जहां सरकारें चल रही हैं, आप उसका भी हिसाब लीजिए ना, और बाकी लोगों की जहां सरकारें चल रही हैं हम कहते नहीं, हम करते हैं, हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। आप चले जाइए हमारे स्टेटों में, अगर वहां पर
हम हिंदुओं की लड़कियों के लिए दूसरी स्कॉलरशिप देते हो, मुसलमान लड़कियों के लिए दूसरी स्कॉलरशिप देते हो? ये काम अगर करने का काम किया है, ये आपने कांग्रेस पार्टी ने किया, ये काम सपा की पार्टी ने किया, अगर आपको याद हो तो। आप मुसलमानों को स्कॉलरशिप देंगे, नीतियां तो आपको बराबर बनानी पड़ेंगी और उसको बराबर ही आपको। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीतियां, हमारे यहाँ नीति भी है, हमारे यहाँ नियत भी है और हमारे यहाँ नेतृत्व है। अगर संकट है ना, तो सुलेमान साहब जो बात कर रहे हैं तो उनके यहाँ दिक्कत है। वहां पर हिंदू और मुस्लिम इस तरह से डर दिखा के आपके यहाँ मुसलमानों का इस देश में 60-65 साल से जो शासन, मनोज जी, दिनेश जी मुसलमानों को आपने कहां खड़ा किया है? जी मनोज जी, देखिए दिनेश जी, जिस पार्टी से आते हैं वो सत्य मानेंगे नहीं। भाजपा चाह के भी कुछ मुद्दों से और कुछ अपने तौर तरीकों से नहीं अलग हो सकती। संघ परिवार का अपना एक विचारधारा है, अपना एक एजेंडा है, कुछ मुद्दे हैं जिससे वो चाह के भी उस विचारधारा से अलग नहीं हो सकते। लेकिन भाजपा में राजनाथ सिंह जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, शिवराज सिंह चौहान जैसे, सुषमा स्वराज जैसे, अरुण जेटली जैसे कई नेता हैं जो नहीं चाहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति हो और मुसलमानों को भी साथ जोड़ा जाए। आप देखिए आडवाणी जी 90 के दशक में आज जिस तरह मोदी जी को बनाया गया है कि कट्टर छवि के नेता हैं, कट्टर छवि के नेता हैं, अयोध्या के समय यही आडवाणी जी कट्टर छवि के भाजपा के नेता बना दिए गए थे। लेकिन जब पाकिस्तान गए और जिन्ना की मजार पे गए उसके बाद वो सेकुलर हो गए। आज जो दल भाजपा को कोसते हैं कि सांप्रदायिक है, वही दल आडवाणी जी के पक्ष में भी बोल रहे हैं। देखिए साहब आडवाणी साहब कितना जुल्म हो रहा है, वो तो उदार हृदय के नेता हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाजपा की राजनीति में समय के साथ चेहरे और चरित्र बदल जाता है। देखिए एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी इनके अंदर खूबी है, जैसे किसी भी बात को जो खराब हो किया झूठों से जोर शोर से और पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से बोलोगे वो सच बन जाए। जैसे गुजरात का मॉडल है जो बिल्कुल मिथ है, जो फॉल्स है, जो फॉल्स है, उसको गुजरात मॉडल का इतना डंका पीटा यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, एक बात ऐड करना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ जब भी गुजरात की बात होती है, अभी दिनेश जी ने भी बिल्कुल कुछ देर पहले कहा कि ऐसा नहीं है कि गुजरात के सारे मुसलमान नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं और बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। कई लोग अभी भी ऐसे हैं और कई मुस्लिम जो वोटर्स हैं वहां पर वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी एक और न्यूज चैनल पे मैं था शाम में, उस पे एक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, वो मुसलमान थे, पटेल साहब। वो बोले कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही, आप भारतीय जनता पार्टी की वकालत करें क्योंकि आप एमएलसी बन गए। वो इस तरह के लोग हैं, वो इस तरह के लोग हैं, वो कौम के बारे में अगर बीजेपी कोई काम करती है तो फिर आप ये कहेंगे। एक बात और अगर बीजेपी मुस्लिम्स के लिए कुछ काम करती है या उन्हें टिकट देती है, पहले आप पूछते हैं कि कितनों को टिकट दिए, अगर दिए हैं तो फिर आप कहते हैं कि इस तरह के लोग हैं। ये बात कैसे बैठेगी? आपने मेरी बात काट दी। एक आदमी को एमएलसी बनाने में बीजेपी को या मुख्तार साहब को या शाहनवाज साहब को 2-3 लोगों से नहीं होगा। आप सवाल ये है, आपने एमएलसी बना दिया, राज्यसभा दी, आपने एमएलए कितने टिकट बांटे, एमपी में कितने टिकट बांटे, और सबसे बड़ी बात, ये वो पार्टी है जो सेकुलरिज्म की आज बात करती है मुसलमानों के वोटों के लिए। ये वो पार्टी है जिसकी सोच संघ परिवार की सोच है, ये वो आरएसएस माइंडेड पार्टी है। ये बातें तो सुलेमान जी कई बार होती रही हैं। जो नाथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, जिसने राष्ट्रपिता को का वध कर दिया, असैसिनेट कर दिया, ये वो पार्टी है। वो मुसलमानों की क्या हो सकती है जिसने हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी साहब का असैसिनेशन करवा दिया। ये बात रिकॉर्ड पे है, सब लोगों ने कहा, इवन सरदार पटेल साहब ने लोकसभा में इसका स्टेटमेंट दिया। सुलेमान जी बहुत बड़ी बात कह गए। देखिए अभी राहुल गांधी जी ने भी इसी तरह का बयान अपने चुनावी दौरे के दौरान दिया है, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। संघ और भाजपा के लोगों का अपना कहना कि साहब सरदार पटेल ने ही उससे अलग करा था। कहा गया था कि संघ की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, भाजपा की इसमें उस समय जनसंघ वगैरह की कोई भूमिका नहीं थी। ये कई बार विवाद हुई। मेरा यही कहना है कि आखिर हम इन विषयों में कब तक उलझाए रखेंगे मुसलमानों को, जो जज्बाती मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए मुसलमानों के। यही राजनीतिक दल हमारे, वो चाहे कोई भी हो, चुनाव में बुनियादी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जज्बाती मुद्दे आगे आ जाते हैं। मेरा यह कहना कि सुलेमान भाई, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी से आपको दिक्कत है, राजनाथ सिंह ने अगर यह कहा कि गलती होगी हम माफी मांग लेंगे, इसमें क्या आलोचना की बात है? अगर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ एक बार आओ, नरेंद्र आप भाजपा को अलग तो कर नहीं सकते देश की राजनीति से। राजनाथ सिंह ने एक पहल की है, मुझे लगता है उसका पहल का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस में भी बात चाहे कोई भी करे, नाम यही होता है कि कांग्रेस की ओर से ये बात कही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बात बिल्कुल सही कहा मनोज जी ने कि बात चाहे राजनाथ जी करें या नरेंद्र मोदी करें, बात बीजेपी की ओर से ही कही गई है। सियासत में, राजनीति में किसी भी चीज का वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जमाने हो गए, साल बीत गए, लोगों के जख्म हर दिन के हिसाब से हरे होते गए।
लेकिन कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने माफी की बात नहीं करी। दिनेश जी, ये बात तो सही है। आज जब चुनाव 1 महीने दूर है तो राजनाथ सिंह जी कहते हैं, रुकिए पूरी बात होने दिए, तो राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि अगर कोई गलती हो जाएगी तो माफी मांगेंगे, पीछे की बात नहीं करते। उनके बयान को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि अगर जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो माफी मांगेंगे, पीछे की बात नहीं करते। इसमें भी कंट्रोवर्सी है। मैं बोलूं, मुझे समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, समय लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं, बताइए ना। कांग्रेस पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई तो बता दीजिए, पहले इसका जवाब दे दीजिए। जवाब दे। चलिए, आप अपनी बात पूरी 2002 के दंगे पर जितनी जांच एजेंसियां बैठाई गई, हमको लगता है हिंदुस्तान के किसी मसले पर इतनी जांच एजेंसियां ना बैठी, और सारी एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। तो आप कौन होते हैं सवाल पैदा करने वाले? उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी हूं, अगर किसी ने उनको दोषी ठहराया तो आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। और क्षमा, जब आपने कोई गलती ही नहीं की तो आप माफी मांग लीजिए, कहां की बात है? और जिसकी बात ये कर रहे हैं कि समय होता है, तो इतने दिन से क्या सिर्फ भारतीय कांग्रेस पार्टी ने या यूपीए सरकार ने जो पिछले 9 सालों में किया, उनका यही समय है? अब तक आपने लूट पे लूट, आज तक आप लूट कर रहे हैं। ये आपका समय है। जब चुनाव नजदीक आ गया तब आपको सारी चीजें आ रही कि 6 सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, 9 सिलेंडर चाहिए, 9 से काम नहीं चाहिए, 12 चाहिए। अब आपको याद आ रहा है। इसके आपका समय ठीक है। आपके यहाँ जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सुलेमान जी, आप करें तो सही, और अगर बीजेपी करे जवाब तो देता हूं। दिनेश जी ने सिलेंडर्स और डिफरेंट यह बात समय की बात आपने की, इसलिए हम समय पे बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुसलमान वोट बैंक की और मुसलमानों के हितों की बात हो रही थी। राजनाथ सिंह साहब ने ऐसे टाइम पे, मैंने बताया, बयान दिया जब उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए था, क्योंकि समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि बिना मुस्लिम वोट के वो 200 भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं तक। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि इस देश में जब तक जो पार्टी सारे धर्मों की, सारे सब लोगों को एक साथ मिला के नहीं चलेगी, तब तक ना इस देश की उन्नति होगी, ना वो पार्टी आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जो सब लोगों को एक साथ यूनाइटेड वे में लेके आगे चलती है और सबकी बात करती है। इसीलिए सबसे बेहतर पार्टी है और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है, देश के विकास की बात करती है, सेक्युलरिज्म की बात करती है, और वो करती भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो आइडियोलॉजी पे ही सबको मालूम है, ना इनके पास कोई जवाब है, ना ही कोई तर्क। हमको अजीब तरस आता है, अगर इस देश में किसी की आइडियोलॉजी है किसी पार्टी की, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की कौन सी आइडियोलॉजी है? किस आइडियोलॉजी पर आप कर रहे हैं? अब जिस संघ की बात कर रहे हैं ना, संघी है, संघ की आइडियोलॉजी है सबको जोड़ना। और भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को डर दिखाते हैं। हमारे यहाँ उनके हितों की कैसे रक्षा हो, इसके बाकायदे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा है। वोट का अधिकार खत्म हो जाए, वोट का अधिकार खत्म हो जाए, खत्म करने किस तरह से, जो अभी आपका हसर 4 राज्यों में वहां आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? आप बताइए ना। प्रवीण तोगड़िया साहब ने कहा वोट का अधिकार खत्म करने, अभी का उसका जवाब नहीं है ना। कहा उनके प्रवक्ता से आप पूछ लीजिएगा। और दूसरी चीज, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं ना। आइडियोलॉजिकल मेंटर है आपकी। हिंदू मुस्लिम अगले पिछड़े के हिसाब से टिकट का बंटवारा नहीं करती। ये काम सिर्फ आप करते हैं कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज देश का मुसलमान ये भली भांति समझ चुका है कि सिर्फ वोट नहीं है, उसको विकास में भी सिर्फ आप डर दिखा के नहीं, सिर्फ टिकट दे के नहीं, अब उसको विकास में उसकी भागीदारी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार है, जब आप बता दीजिए किस तरह के विकास के कदम आपने सोचे हुए हैं आने वाले वक्त में? हम जिस तरह से आप आने वाले नरेंद्र मोदी आज किस तरह के कदम आपने सोचे नहीं हैं? हम कहने में विश्वास नहीं करते हैं, हम करके दिखाते हैं। हम तो आपको चुनौती दे रहे हैं ना कि हमारी जो सरकारें जहां चल रही हैं, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ लीजिए, आप गुजरात ले लीजिए, आप गोवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है और देश की जनता उसको देख रहा है, इसलिए अब विकास के साथ चलता है, वादों के साथ नहीं चलेगा। वादों पर किसी भी राजनीतिक दलों की बात की जाए, यहाँ सुविधा की राजनीति जाहिर तौर पर ये अक्सर करते नजर आते हैं तमाम राजनीतिक दल। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि जब वक्त आता है तो देश का मुसलमान या देश का वोटर्स ही कह लीजिए कई मसलों पर हाथ मलते रह जाता है और कहीं ना कहीं उस दिन को कोसता है जब उसने उस पार्टी को वोट किया था। ऐसा बहुत बार देखा जाता है और ऐसे वोटर्स अक्सर चुनाव के दौरान जब उनसे पूछा जाता है उनकी ओपिनियन तो ये भी कहते नजर आते हैं। देखिए, सच्चर समिति की जो सिफारिशें आई हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो हमारे सामने एक आईना है इस देश के सामने। वो चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे सपा के नेता, किसी भी दल के नेता हो, कि 65 साल की इस आजादी में मुसलमानों को सिर्फ वादे, आश्वासन, नारे तो मिले, लेकिन उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं किसी हुकूमत में हुई। किसी ने कम करी, किसी ने सिर्फ उनको लुभाया, किसी ने सिर्फ आरक्षण का झुंझुना दिखाया, तो किसी ने और बढ़ चढ़ कर बातें की। सिर्फ वोट मिले और फिर
सब वादे आश्वासन धरे के धरे रह गए। उत्तर प्रदेश इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है। 150 जो दिनेश जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं। सुलेमान भाई का भी बहुत गहरा नाता उत्तर प्रदेश से है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 2 सालों में चल रही है, क्या वो उचित है इस प्रदेश के लिए? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पिछले 10 साल में कांग्रेस ने जो नीतियां बनाई, जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वो क्योंकि हमारी सरकार नहीं है तो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मौलाना आजाद स्कॉलरशिप, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और एक बहुत बड़ा काम कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4-5 सालों में किया, वो ये था। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है और इस मुल्क की भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मुसलमानों का एक वाहिद इदारा है। उस यूनिवर्सिटी के 3 जगह सेंटर खोले, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद, बिहार दरभंगा और केरला। 3 जगह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर खुले जो खुद यूनिवर्सिटी के सेंटर्स होंगे, जहां मुसलमान बच्चे जो बिहार, बंगाल और केरला से आते थे अब वहां पर पढ़ेंगे और उनकी तालीम होगी। तो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के काम किए हुए मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान कभी कांग्रेस से दूर हो ही नहीं सकता, और इसीलिए इस चुनाव में भी मुसलमान उनको करेंगे और कांग्रेस पार्टी उनके डेवलपमेंट के लिए जी बिल्कुल काम करेगी। ये विश्वास आपकी पार्टी का, और दिनेश जी कह रहे हैं कि काम करेंगे। और नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासन में अगर अस्पताल बना दिया है तो वहां सिर्फ हिंदू जाके इलाज कराएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में 12 किलोमीटर एनएच का निर्माण होता था कि हम उस पर हिंदू चलेंगे, आप सिर्फ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ठप्पा लगा दीजिए और कहिए नहीं हम मुसलमानों का बहुत विकास करें। आप नए नए विश्वविद्यालय कराइए, नए नए हॉस्पिटल, वो भी नए विश्वविद्यालयों की तरह तबके की फैसिलिटीज की बात हो रही है, अगर उन्हें फायदे देने की बात हो रही है तो फिर वो फायदे उन्हें मिलने चाहिए। जो वादे उनके साथ किए जाएं उन्हें पूरा जरूर करना चाहिए। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लगातार तमाम राजनीतिक दल, यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दलों के लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पूरी चर्चा का कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। लेकिन एक बड़ा सच यह है कि देश का मुसलमान आखिर कब तक इंतजार करेगा कि कोई राजनीतिक दल ऐसा आए जो उनके विषय पर भी सोचे, उनकी बातों को भी सोचे और उन्हें फायदा मिले। ये एक चर्चा का विषय जरूर हमारा था और इसी पर लगातार हमने चर्चा की। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे सीट की, सियासत की। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीट पर सियासत हो रही है तो चौंकने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये राजनीति की दुनिया है और यहां ये सब लगातार होता है। यहां अवसरवाद भी पैर पसारता है, लेकिन ये जरूर थोड़ा चौंकाने वाला है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो उसे ही उसके साथ ही जगह देने के लिए तैयार नहीं हो या फिर मुंह फुला रहे हो। और इससे सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी इस पूरे मामले में किस तरह से मानेगी? 2014 के लोकसभा चुनाव मुहाने पर हैं। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी गोटियां सेट करने में लगी हैं। इसी के बीच सीटों को लेकर भी घमासान चरम पर है। हाल ही में बीजेपी में वाराणसी सीट को लेकर सांसद मुरली मनोहर जोशी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह में हुई गहमागहमी ठंडी भी न पड़ी थी कि एक बार फिर से लखनऊ की सीट की उम्मीदवारी को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। सियासी समीकरणों की माने तो बीजेपी के नेता और लखनऊ से वर्तमान सांसद लालजी टंडन ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए ही सीट छोड़ सकते हैं और मोदी के यहां से लड़ने की स्थिति में उनकी दावेदारी पक्की है। मैं देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पूरी तरह से अपनी शक्ति लगाऊंगा। उनके लिए मुझे यहां से लड़ाने में कोई आपत्ति नहीं। मेरे सामने आज के इस वक्त तक न पार्टी का कोई आदेश है, न ही किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि वो यहां से लड़ना चाहता है, न मैंने ये कहा है कि मैं कहीं और से क्लेम कर रहा हूं। उधर यूपी में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी हालांकि इस मामले पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। टंडन के इस अड़ियल रवैये के बाद अब राजनाथ के सामने मुसीबत पैदा हो गई है। सूत्रों की माने तो टंडन ने इस बार राजनाथ से दो हाथ करने का मन बना लिया है। इसलिए पिछले कई दिनों से वो राजधानी में अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। सीट को लेकर इस तरह की मुसीबत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने ही नहीं है। दिल्ली में मात्र 49 दिनों तक सरकार चलाने वाली आप की सरकार में भी सीट को लेकर बवंडर मचा हुआ है। पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए पार्टी ने जनता की राय मांगी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसके चलते पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व पत्रकार आशुतोष की उम्मीदवारी पर भी बवाल मच गया है। आशुतोष की उम्मीदवारी के खिलाफ उनकी ही पार्टी के लोग आवाज उठा रहे हैं। पार्टी के करीब 50 वॉलंटियर्स ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वॉलंटियर्स का कहना था कि वो सिब्बल के खिलाफ पार्टी से कोई मजबूत उम्मीदवार चाहते हैं। तो वहीं बिहार में आरजेडी में सीट को लेकर इन दिनों शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। लालू के सबसे करीब माने जाने वाले रामकृपाल यादव का पार्टी से तलाक हो गया है। रामकृपाल ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी में आई इस मुसीबत की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद लालू की आंखों की लाली यानी उनकी लाडली मीसा भारती हैं, जिसे लालू ने पाटलिपुत्र सीट पर उतारने का ऐलान किया है, जो कि रामकृपाल यादव की सीट थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो किसी भी वक्त बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। रेस के मैदान में घोड़ा नहीं बदला जा सकता। मैं कभी नहीं कहा कि रेस के मैदान में घोड़ा बदलने की जरूरत है, बदला जा सकता है। ये तो हमारी बेटी का आग्रह था जिसको मैं ठुकरा नहीं सका। बहुत भारी मन से मैं बोल रहा हूँ। पार्टी के साथ मेरा बहुत लगाओ। एक एक मिनट पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लगाओ और वो रहेगा। आम चुनाव के इस सफर में सीट को लेकर सियासत चरम पर है। सभी पार्टियां जीत के लिए एक ऐसे मोहरे को खड़ा करना चाहती हैं जो उसे सत्ता का स्वाद चखा सके। इस स्वाद के लिए अगर अपने भी बेगाने हो जाएं तो इससे भी कोई गुरेज नहीं। खैर, इस चुनावी सफर में आगे क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन गद्दी के घमासान में शह और मात के दिलचस्प सियासी खेल देखने को मिलेंगे। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज।
जी हाँ, तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और ये भी चर्चा का विषय है और चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश सिंह, नेता बीजेपी, मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर चैनल वन न्यूज और राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर चैनल वन न्यूज। राजीव जी, चूंकि आप सर अभी अभी जुड़े हैं यहाँ हमारे साथ में, और ये जो पूरा विषय जो देखा जा रहा है चर्चा का, कि जिस तरह से लगातार ये बातें देखी जाती हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे कई तब्दीलियां होती हैं, लेकिन यहाँ खास बीजेपी की अगर बात करें, आंतरिक कलह पहली बार नहीं कई बार हुआ है, और यहाँ देश जिसे बीजेपी अपना भावी प्रधानमंत्री मान रही है, जिसे एक तरह से उम्मीदवार जिनकी घोषणा भी कर चुकी है, उनको लेकर भी अब टिकट के बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं जो ये परेशानी की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे इसे? अगर हम आरजेडी के राम कृपाल की बात छोड़ भी दें या मीसा भारती की बात छोड़ भी दें, लेकिन इसकी शुरुआत सर्वाधिक जो प्रॉब्लम हुई है वो है भारतीय जनता पार्टी की। राजनाथ सिंह पिछली बार गाजियाबाद से चुन के आए, अब वो चाह रहे हैं लखनऊ। गाजियाबाद में जो विकास के उन्होंने वायदे किए थे वो तो खत्म हो गया, और अब चाह रहे हैं लखनऊ। लखनऊ में ऑलरेडी इन्हीं के नॉमिनी लालजी टंडन वहाँ से MP हैं। फिर डॉक्टर जोशी जो लास्ट टाइम 2009 में बनारस से चुन के आए, अब वहाँ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुना ये चाहते हैं लड़ने के लिए। कलराज मिश्र के कानपुर सीट पर भी ग्रहण लग रहा है। सो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट ये है कि जब लहर है तो पार्टी के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह गाजियाबाद से लड़ने से क्यों बच रहे हैं? और यही स्थिति गुजरात में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, जिसका पोटली लेके पूरे देश के गली गली में घूम रहे हैं और गुजरात मॉडल पेश कर रहे हैं, तो फिर उनको गुजरात से लड़ने में क्या मुश्किल है? तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की इस आरोप में दम लगता है, या और लोगों के आरोप में, कि जब पूरे देश में मोदी की लहर है तो फिर वो एक सुरक्षित सीट क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है और अगर वो वहां से दो महत्वपूर्ण हस्ती लड़ते हैं, राजनाथ सिंह और मोदी, तो शायद वहां एक वातावरण जाएगा, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर उसका असर पड़ेगा। सिर्फ अगर ये उद्देश्य है तो निश्चित तौर पर पार्टी नफा नुकसान की तरफ देख रही है, और इसलिए नहीं कि उनको कोई लगाव है बनारस से या लखनऊ से। जी बिल्कुल, ये जवाब दिनेश जी आप से लेते हैं यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी राजीव जी की सारी बातें आपने सुनी, राजीव जी की बातें हमने सुनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपना एक आंतरिक लोकतंत्र है, और जिस तरह से राजीव जी बता रहे हैं, कभी कभी तो लगता है कि CAC की बैठक में बाकी लोग नहीं है, पत्रकार बंधु ज्यादा अंदर जाके बैठ जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, और निश्चित तौर पर राजनीति, जैसे आप मेडिकल कॉलेज में कोई एडमिशन लेता है तो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में लेता है तो इंजीनियर बनना चाहता है, अगर राजनीति में आप लिए हैं तो हर आदमी सांसद और विधायक बनना चाहता है, उससे हम कहीं असहमत नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आज सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हिंदुस्तान में कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये बखान तो बीजेपी अक्सर करती है, बखान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये बखान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये बखान देश का मूड कर रहा है, उसमें देश कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। और दूसरी चीज रही, कौन व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा और किसके कहां से लड़ने से ज्यादा सीटों का फायदा होगा, निश्चित तौर पर एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते इसको पार्टियों को सोचना चाहिए। सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। अब डॉक्टर जोशी कहां से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे, XYZ कहां से चुनाव लड़ेगा, ये हमारे केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो बैठ के आपस में विचार विमर्श करती है। सवाल ये है कि 80 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है। दिनेश सिंह, सवाल ये है कि आप जहां से चुन के आए हो वहां आपने सर्टेन वायदे किए हैं, विकास के वायदे किए हैं, और आप बगैर जनता से पूछिए आप शिफ्ट कर रहे हैं इलाके में, अपने सुविधा के अनुसार जहां सुरक्षित है वहां जा रहे हैं। तो नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटर, लोकतंत्र, जनता और उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने मन से, अपनी सुविधा से जहां लगता है कि यहां से जीत सकते हैं, यहां जीत सकते हैं, वहां आप शिफ्ट कर रहे हैं। राजीव, निश्चित तौर पर इस निराश होगा। आपको ज्ञात होगा कि सरकारें जो है बहुमत से चलती हैं जी, लेकिन पार्टी और परिवार हमेशा सहमत से चलता है जी। वहां बहुमत नहीं होता है, वहां सहमति बनाई जाती है। आप भी किसी परिवार से आते हैं, सुन लीजिए, बनारस और लखनऊ के नाम पे सहमति नहीं हो रही है आप ही के मसले पे मैं आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट मौका तो दीजिए। वो सहमति नहीं हो रही है। जब परिवार में सहमत नहीं बनती है तो परिवार टूट जाता है, और वही सहमति ये तब तक है जब तक अभी हमारे यहाँ CEC बैठी नहीं। CEC बैठकर उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट पर कोई फैसला हुआ नहीं, उसके पहले भी आप कयास आप होने दीजिए। अगर होने के बाद अगर आपको कहीं विरोध नजर आता है तो आप निश्चित तौर पर आपका एक सवाल जायज होगा, लेकिन उसके पहले आप सिर्फ कयास
और कयासों के तो दिनेश जी, पार्टी के इतने वरिष्ठ नेतागण आखिर उस बैठक के लिए क्यों इंतजार नहीं कर रहे हैं? आपसी कलह जो है वो इस तरह से बाहर क्यों आ रहा है? नहीं, कौन कहा नहीं इंतजार कर रहा है? कोई इस तरह का कहीं स्टेटमेंट ही नहीं है। जोशी जी पहले नाराज होते फिर पहले नहीं नाराज, आपने दिखाया कि नाराज जोशी जी ने खुद आके सामने कहा है। मनोज वर्मा, ये सारी सीटों की जो बात है, मुझे लगता है कि कल भी संघ के महासचिव ने ये बात कही है, तो ये संघ चुनाव लड़वा रहा है या फिर क्या पार्टी लड़ रही है? क्या है? देखिए, एक संघ परिवार है पूरा, वैचारिक रूप पे भारतीय जनता पार्टी भी उससे जुड़ी हुई है जी, और सब मिलके वहां तय करते हैं चीजों को। लेकिन जहां तक सीटों का ये घमासान जो मचा हुआ है, तो अब क्या तब तो ये हुआ कि सरकार बनेगी नरेंद्र भाई मोदी की, अगर बननी है तो फिर राज करेंगे, वो आरएसएस हेडक्वार्टर चलाएगा सरकार। ये तो कभी छुपी बात नहीं रही ना। देखिए, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो रिश्ता है वो वैचारिक विचारधारा का रिश्ता है। दोनों दल अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, और अगर किसी एक विचारधारा पर सहमति डिक्टेट कर रहा है संघ, तो डिक्टेट कर रहा है, साथ में सहमति की बात नहीं। अभी डिक्टेट की जहां तक बात है, देखिए चुनावी एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की, और उस चुनावी रणनीति का हिस्सा यह है कि अगर नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा, और बिहार की जो 40 सीटें हैं उन पे भी अच्छा संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए राजनीतिक दृष्टि से बिहार और उत्तर प्रदेश की ये डॉक्टर जोशी का क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण है। वो बुजुर्ग नेता डॉक्टर जोशी का क्या होगा जिन्होंने जिस संघ परिवार की आप बात कह रहे हैं, यही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रिय पात्र माने जाते रहे हैं। पिछली एनडीए सरकार में जब मानव संसाधन मंत्री थे, तब संघ के भगवा पाठ्यक्रम को करने का आरोप इन पे सबसे ज्यादा लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज उनका किनारा क्यों लगा? आज ये किनारे नहीं लग रहा। एक चुनावी रणनीति पार्टी की अपनी अपनी होती है। जहां तक राजनाथ सिंह की गाजियाबाद से बात है, मैंने खुद बात राजनाथ सिंह से की थी, तो राजनाथ सिंह ने कहा अभी तय नहीं है मैं कहां से लड़ूंगा कहां से नहीं लड़ूंगा, या लड़ूंगा भी या नहीं लड़ूंगा। ये पार्टी की एक अपनी रणनीति होगी जिसके अनुसार वो फैसले किए जाएंगे, जिसके अनुसार ये फैसले किए जाएंगे। लेकिन आखिर ये फैसले हो क्यों रहे हैं, और इन फैसलों का आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लालजी टंडन जी ने आज जो बयान दिया, जिस तरह से कल्लाल मिश्रा जी ने बयान दिया, और जिस तरह से आडवाणी जी ने गांधीनगर में जाके ये कहा कि मेरा नाम पहली लिस्ट में क्यों नहीं आया, मुझे आशंका ये है कि अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से पहले ही भाजपा कहीं सेल्फ गोल करने की स्थिति में ना पहुंच जाए। तौर पर कहीं ना कहीं वो आसार भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल बात करेंगे कि क्यों आखिर ये फैसले किए जा रहे हैं, और इससे आखिर बीजेपी खेमे में जो ये कहीं ना कहीं उलटफेर की जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये जो बहस छिड़ी हुई है, जो नाराजगी है, ये किस तरह से आने वाले चुनाव को प्रभावित भी कर पाएगी, किस तरह से प्रभावित करेगी, ये भी एक विषय जरूर है और एक बड़ा प्रश्न जरूर है। चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल। सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बिहार के पूर्णिया में बोले नमो, लठबंधन भ्रष्ट बंधन से नहीं चलेगा देश। नीतीश कुमार ने घोंपा पीठ में छुरा। बीजेपी में नहीं थम रहा सीट को लेकर घमासान। वाराणसी सीट को लेकर जोशी के बाद अब टंडन से भिड़े राजनाथ। टंडन का बयान, मोदी के अलावा किसी के लिए नहीं करूंगा सीट खाली। राजस्थान के टोंक में बरसे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। बीजेपी शासित प्रदेशों में व्याप्त है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी के अध्यक्ष अमर सिंह जयप्रदा के साथ आरएलडी में हुए शामिल। आरएलडी सुप्रीमो को उम्मीद, अमर के पार्टी में शामिल होने से पश्चिमी प्रदेश पार्टी होगी मजबूत। और राम कृपाल थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कल पटना बीजेपी कार्यालय में कर सकते हैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण। पाटलिपुत्र सीट विवाद की वजह से दिया था आरजेडी से इस्तीफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात करें सीट की सियासत की। आखिर सीटों को लेकर ये सियासत तक किस तरह से आगे बढ़ रही है, और खासकर बात कर रहे हैं यहाँ बीजेपी खेमे की, क्योंकि बीजेपी खेमे में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बहस जारी है, नाराजगी लगातार जारी है। उसी पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है इस वक्त, उनसे आपका परिचय एक बार फिर से करा देती हूँ। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है दिनेश सिंह, नेता बीजेपी, मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज, राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर चैनल 1 न्यूज। राजीव जी, ब्रेक से पहले आप मनोज जी से कुछ जी। अब मैं आ रहा हूं दिनेश सिंह के पास जी। दिनेश सिंह जो आपके पार्टी के आइकन हैं नरेंद्र मोदी, वो 2 जगह से लड़ना चाहते हैं, एक गुजरात से और दूसरा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। जब पूरे देश में लहर है तो एक पहला सवाल कि बनारस क्यों आ रहे हैं, दूसरा ये कि गुजरात से क्यों लड़ रहे हैं, थर्ड ये कि अगर लहर है तो फिर गुजरात तक सीमित क्यों नहीं होंगे। क्या उनको इस बात की आशंका है कि वो कहीं से हार सकते हैं, लिहाजा 2 सीट से लड़ो। राजीव जी, आज नरेंद्र भाई मोदी की इतनी लोकप्रियता है कि कहने में कहीं से भी कोई, पहले सुन लीजिए, कहीं से कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि नरेंद्र भाई मोदी ये कहीं से भी नामांकन करके चले जाएं और बाकी देश के दूसरे हिस्सों में प्रचार करें, उनको दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव वो जीत जाएंगे। आज नरेंद्र भाई मोदी एक जगह से चुनाव लड़ेंगे कि 2 जगह से लड़ेंगे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जो भी कुछ तय करना है वो केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है। हम लोग डिस्कशन में नहीं तय कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1 मैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी लिमिटेड कंपनी नहीं है कि कोई एक नेता बैठकर किसी की भी सीट बैठ के वहां तय कर दे, मोहरे बिछा दे कि कहां होना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति में आए। हमारे यहाँ वहां पर चर्चा होती है, सभी वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय चुनाव समिति में लिखे जाते हैं कि ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें। बिल्कुल, देखिए चर्चा होती है। आपने पहले उदाहरण दिया, जैसे एक परिवार में आप बैठ के किसी मसले पे चर्चा करते हैं, शादी विवाह किसी भी फंक्शन में किसी भी आयोजन में करते हैं, उसी तरह से एक आपका जो संघ परिवार है निश्चित तौर पे वो इंटरवीन कर रहा है और वो परिवार बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। राजीव जी, संघ परिवार वैचारिक रूप से हम सबको अपनी अपनी बात कहता है, और कभी-कभी आपकी पार्टी में दखल नहीं, इंटरफेयर, उनका डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं होता है। वैचारिक तौर पर हमको दिशा निर्देश देते हैं, हम उनसे बातचीत करने के लिए जाते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हम इंकार नहीं कर रहे हैं। विचार का जो लेकिन वो हमारे पार्टी के निर्णयों के मामले में कोई दखलंदाजी करें, ऐसा नहीं होता है। हमारे पार्टी में सक्षम लोग हैं, दूसरी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी में स्थिति नहीं है कि आप किसी एक पार्टी का नाम लेते चल दिए, एक आदमी का नाम लेते मना करे आरएसएस को कि नहीं भैया हमारा अफेयर है, तुम चुप रहो, तुम इस मामले में दखल मत दो। आरएसएस कभी भी भारतीय जनता पार्टी की इस मामलों में कहां दखल देती है?
जनता पार्टी से अगर कोई आप राय लेना चाहते हैं, मना करिए कोई राय लेना आप चाहते हैं, कई बार ऐसे फैसले हैं जहां दखल जो है वो साफ तौर पर मना करिए, हमारा दखल आपका नहीं चाहिए। फैसला लिया है इस दखल के बाद। नहीं, ऐसे कभी नहीं। और उस दखल से जो है ना भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की राय देखते हैं, और हमको कभी राय इस तरह का लेना चाहिए तो हम जाते हैं, तो आपसे भी राय ले सकते हैं। तो अगर राय लेने की बात हो, सहमत और असहमति की बात। दिनेश सिंह काम की बात, जब सरकार अगर आपकी बनती है तो सरकार का बागडोर किसके हाथ में होगा? आरएसएस हेडक्वार्टर के हाथ में या मोदी जी के हाथ में? आपने इसके पहले भी आपने देखा रहा होगा। आज नहीं राजू जी, आज पहली बार हम सरकार नहीं बना रहे हैं जी। आज इसके पहले भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और संघ भी यही था, तो उस समय बागडोर किसके पास थी? तो ये तो अपने आप में सत्य है, इसमें कहां कहने की बात है। हम कहेंगे तब सिद्ध होगा। और जहां पर हमारे राज्यों में सरकार है वहां पे हमारे मुख्यमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से आपने 370 और कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुद्दे को, ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, हम इसको चुनाव में लेके नहीं जा रहे, हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं वो अपने मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर विकास की राजनीति, हम पूरा चुनाव विकास और सुशासन पर लड़ना चाहते हैं। बाकी दूसरी पार्टियां बार बार मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती हैं, कोई इसको आतंकवाद के मुद्दे पर, कोई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर इसको लड़ना चाहती है, कोई दंगे पर लड़ना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो सुशासन और विकास पर चुनाव लड़ना ही चाहती है। मनोज वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सीईसी में जो अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो चीजें बाहर भी आ रही है। दूसरी बात ये कि ये पहली दफा ऐसा देखने को मिल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमेटी के मीटिंग में जबरदस्त हंगामा और एक विरोध के स्वर बाहर तक गूंजे हैं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे से अलग होने का दावा करती है उसमें ये कैसे आज दावा करेगी कि वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से अलग है, क्योंकि वहां भी वही कुछ हो रहा है जो दूसरे पार्टियों में हो रहा है। राजीव भाई, आपने भी लंबे समय बीजेपी कवर करी है, मैंने भी बहुत लंबे समय बीजेपी कवर कर रहा हूं। मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस बार जो नजर आ रही है कि पार्टी के शीर्ष नेता जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी हो, कलराज मिश्रा हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लालजी टंडन हो, जिनका पूरा जीवन भाजपा और जनसंघ की राजनीति में गुजर गया, संघ के स्वयंसेवक के रूप में गुजर गया, आज अपने टिकटों को लेकर जब सीईसी की बैठक हुई नहीं है उससे पहले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? गांधीनगर में आडवाणी जी ने जाके, एक मिनट दिनेश जी सुन लीजिए, आडवाणी जी ने जाके क्यों कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मेरा नाम पहली सूची में होगा? तो निश्चित तौर पे क्यों लालजी टंडन ने यह कहा कि मैं सीट मोदी के लिए छोड़ सकता हूं, किसी और नेता का संकेत है? कलराज मिश्रा ने क्यों कहा मैं कानपुर से चुनाव लड़ूंगा? ये सवाल इसलिए गंभीर है कि जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ही आगे आके इस तरह की बयानबाजी सार्वजनिक रूप से करेंगे तो नीचे दूसरी पंक्ति के या तीसरी पंक्ति के नेता से कैसे अनुशासन की उम्मीद की जाएगी? नहीं मनोज जी, सिर्फ अपने देखने का नजरिया और किस एंगल आप विजन पे आप खड़े हैं और क्या आप दिखाई आपको दे रहा है इस पर निर्भर करता है। उनको ये नहीं कहना है, कोई भी कैंडिडेटर है उसको ये कहने के लिए हम चाहते थे कि हमारा पहले नंबर को, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि एक आदमी डिक्टेट करता हो और सीएमडी बैठ के अपना लिस्ट तैयार करके ले आए। आपका सीएमडी, हमारे यहाँ सीएमडी जिसका इशारा कर रहे हैं कोई नहीं है। हमारे सीएमडी झंडे बालन में कहीं हमारे यहाँ इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जहाँ इशारा कर रहे हैं वहां कहीं नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। दिनेश जी, आपने अभी किसी मुद्दे पर एक बार में सहमति नहीं बनती है, दो बार में आप परिवार में बैठ के सहमति बनाते हैं, एक बार में बन जाती है, तो एक बार में नहीं बनती, दो बार में नहीं बनती। हमने पहले ही कहा। दिनेश सिंह, महत्वपूर्ण यह है कि लाल कृष्ण आडवाणी को आप पार्टी के एक अत्यंत वरिष्ठ नेता कहते हैं, गुजरात में उन्हें क्यों कहना पड़ा कि हम तो चाहते हैं कि गांधीनगर से लड़े और हम राज्यसभा में जाना नहीं चाहते हैं? तो निश्चित तौर पे पार्टी के शीर्ष लीडरशिप भी आशंकित है पार्टी के फैसलों को लेकर के। राजीव जी, यही भारतीय जनता पार्टी की यही महानता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी महानता वही महानता है कि उसका शीर्ष नेतृत्व वो भी नहीं तय कर रहा है ना। हमने कहा कि कोई एक व्यक्ति नहीं करता है कि पहली लिस्ट में आए कि दूसरी लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी की जो महानता है वो महानता, भारतीय जनता पार्टी की महानता ये है आपस में बैठ के चर्चा विचार विमर्श में जो निश्चित होता है, जो तय होता है वही लागू होता है। हमारे यहाँ कोई नहीं। दिनेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी की महानता है जैसा आप कह रहे हैं, वो महानता दिखती है जब बीएस येदियुरप्पा को आप शिवमोगा से टिकट देते हैं, जो एक करप्शन के मामले में उनका मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप विनोद शर्मा को किसी और रास्ते से लाके सपोर्ट करना चाहते हैं, तो रामविलास पासवान जी उन्होंने आपको 12 साल गालियां दी।
मैंने ये सब जो पार्टी नहीं, में अब आप सुनते चलिए एक सवाल का। आप राजीव जी बिल्कुल आपका सवाल जायज है, उसका उत्तर भी लेते चलिए। क्या बोल रहे हैं? बीएस येदियुरप्पा के ऊपर जिस दिन उनके ऊपर चार्ज लगा, उनको मुख्यमंत्री से हटाया गया। अब पहले आप सुनिए, सुन लीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुनिए, सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको शामिल किया तो उनको किसी संवैधानिक पद पे नहीं रखा। आज हम उनको जनता की अदालत में भेज रहे हैं कि जनता को तय करना है, तो फिर जनता तय करके भेजेगी, उसमें दिक्कत कहां है? तो फिर सुखराम के मामले में आपकी पार्टी क्यों चिल्ला बना देशद्रोह जैसी बात कही थी पार्लियामेंट में? बिल्कुल कही थी ना। उनमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। उनको क्या है, कोर्ट ने आरोपित किया, सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं। आरोप को क्या किया? उनको आरोपित हो चुके थे। आप जिस समय उंगली उठी हमने बाहर किया। आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है, राजीव जी गंगा मैली नहीं है। इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है तो है जन अदालत। जन अदालत से अगर वो पास होके आते हैं तो पास है जी। हमने उनको छोड़ा, हमने उनको एग्जाम के लिए तो आप ये कह रहे नहीं, आप ये कह रहे हैं कोई भी करप्ट नेता जो जिसका आपके कहने से कोई करप्ट कैसे हो जाएगा? उनके ऊपर कोई चार्ज हो, उनको किसी कोर्ट ने उनको आरोपित किया हो, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उनको सजा तो नहीं मिली है। और इस तरह से बिना सजा मिले हुए आप जब मनोज वर्मा नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोग लगाते रहे। मनोज वर्मा, भारतीय राजनीति की मजबूरी है जो ये कह रहे हैं दिनेश सिंह कि आप कितना भी करप्ट हो, जनता अगर चुन के भेज देती है पार्लियामेंट या विधानसभा तो आप पवित्र हो जाते हैं। इसका क्या ये किस तरह की परिभाषा तय की जा रही है पार्टी में? देखिए, दिनेश सिंह भाजपा के नेता हैं, इनकी अपनी दृष्टि हो सकती है येदियुरप्पा जी की जो वापसी भाजपा में हुई उसको देखने की, लेकिन मेरी दृष्टि जो देख रही है वो ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई कि अगर यदि येदियुरप्पा जी को वापस नहीं लिया कर्नाटक में तो पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे विधानसभा चुनाव में हारे थे वैसे सूफला साहब कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भी हो जाएगा। लिंगायत वोट उनको चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में 28 में से 19 सीटें भाजपा ने कर्नाटक से जीती थी और पिछले जो विधानसभा चुनाव कर्नाटक के हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जैसे तैसे 40 सीटें मिली, 10% वोट येदियुरप्पा ले गए। इसलिए येदियुरप्पा राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गए। और यह भारतीय राजनीति का कड़वा सच है कि अगर आदमी जिताऊ है, वो चाहे दागी हो तो भी पार्टी के लिए स्वीकार है, दूसरे के दाग भी अच्छे लगते हैं अगर उम्मीदवार जिताने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी कभी इस पर यकीन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने के लिए काम नहीं करती। अगर उसको सरकार बनाना होता है तो मनोज जी एक ओर से सरकार न चली गई होती। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे सरकार बनाना चाहती है, लेकिन सरकार के पहले वो समाज निर्माण के साथ सरकार बनाना चाहती है। और उसमें नहीं आप किसी के ऊपर सिर्फ आरोप लगा दीजिए। आपने आरोप लगाया, जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उनको हटना पड़ा, लेकिन जब आरोप नहीं सिद्ध हुआ या तो जन अदालत उन पर आरोप लगा सकती है या तो देश की अदालत। हम बात बैठ के फैसला नहीं सुना सकते हैं। देश की अदालत ने फैसला नहीं सुनाया और जनता ने उनको फैसला नहीं सुनाया तो हम आप कैसे किसी को? आप और आपकी पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि जनता का जो परसेप्शन है इन नेताओं के बारे में वो आपको अधिक पता है, आपकी पार्टी को पता है कि पब्लिक के नजर में वो करप्ट हैं, पब्लिक के नजर में वो दागदार हैं, टेंटेड हैं। उसके बाद भी आप पार्टी में सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि उनकी जाति का वोट उस कर्नाटका में चाहिए आपको और आपकी मजबूरी है। कदापि नहीं। जनता क्या है, करप्ट है, क्या है? जब आपने जनता के ऊपर छोड़ा है तो आप रिजल्ट आने दीजिए ना। और जब आपने भारतीय जनता पार्टी को जनता के ऊपर छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी पास होकर आई है। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 5 राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पास होकर नहीं आई, डिक्टेंशन मार्क के साथ पास हुई। तो जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अब आप पार्टी का लाइन ये है कि कोई भी बंदा कितना भी करप्ट हो, अगर पब्लिक चुन लेती है तो पवित्र हो गया। आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमें नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम हमारे आपके कहने से करप्ट नहीं हो जाएगा। करप्ट या तो अदालत उसको करप्ट कह दे या तो जनता। आप बिना अदालत के करप्ट कहे हुए आप कैसे किसी को करप्ट कह सकते हैं? उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। ये कहा कि बंदा कितना भी पब्लिक परसेप्शन में करप्ट हो, चोर हो, भ्रष्ट हो, अगर पब्लिक ने दो चीजें मैंने कहा, विधानसभा मैंने 2 चीजें घुमाइए ने। मैंने ये कहा या तो देश की अदालत तय करेगी या तो जनता तय करेगा। और कौन तय करेगा? तीसरा कौन तय कर सकता है? या तो देश की अदालत तय करेगी जिनको अधिकार दिया गया है, या तो जनता तय करेगी। दिनेश सिंह, आपकी पार्टी में जिस तरह के लोग भर्ती हो रहे हैं और जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके पीछे मूल मजबूरी ये है कि किसी भी फैक्शन का, किसी भी कास्ट का, समुदाय का, ग्रुप का वोट आपको मिले, सिर्फ उतना ही उद्देश्य है। वरना रामविलास पासवान, उदित राज और रामदास अठवले सरीखे नेताओं को आपके यहां शामिल करने की कोई मजबूरी नहीं थी। मनोज वर्मा, 1 मिनट में राजू जी एक बात इसमें कह दूं। देखिए, आप मनोज जी से पूछिएगा, लेकिन इससे एक चीज स्पष्ट होता है, इसमें मजबूरी नहीं है। इससे कोई पेड़ है या कोई पौधा है, उसकी पत्तियां किस तरह उड़ रही हैं, इससे कम से कम उसके माहौल का कि हवा किस तरफ चल रहा है उसका एहसास हो रहा है। आज हवा
जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज पार्टियां जो हैं बाकर भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की हवा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तूफान चल रहा है। आप देखिए दिनों दिन क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी 6 साल सत्ता में रही, 10 साल पहले जिस तरीके से 26 पार्टियां एनडीए में थी, इस बार भी लगभग उसी रास्ते पे पार्टी जा रही है, चुनाव के पहले चुनाव के बाद। क्या लगता है कि सरकार जब बनेगी तो ये जो गठबंधन बने हैं, बेमेल गठबंधन, जो लगातार गालियां देते रहे मोदी को और बीजेपी को ये सांप्रदायिकता के नाम पे, सरकार को ब्लैकमेल करेंगे जैसे यूपीए के में डीएमके ने किया, तो ये जो स्थिति है फिर आप बीजेपी कैसे कहेगी कि हम एक स्वच्छ प्रशासन देंगे और उसमें करप्शन फ्री स्टेट देंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है राजीव भाई। हमने एनडीए सरकार जब बनी थी तब भी देखा था कि ममता और जयललिता दोनों वाजपेयी सरकार परेशान रही। इस बार भी आप रामदास अठावले को लेकर आए हैं। सब लोग जानते हैं कि उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। रामविलास पासवान अपना रातों रात दल बदलने के लिए, गठबंधन बदलने के लिए, नई जोड़तोड़ करने के लिए जाने जाते हैं। उदित राज पिछले चुनाव मुझे अच्छी तरह याद है कि सलमान खुर्शीद के साथ घूम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराने के लिए वोट मांग रहे थे दलितों से। इस बार बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। ये कुछ नहीं, ये अवसरवादी राजनीति है। आज पासवान, उदित राज, रामदास अठावले को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है, इसलिए इधर आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें एक एक सीट जीतनी है, एक एक वोट लेना है, इसलिए जो भी है वो चले आओ, सब हमारे पाले में आ जाए। बिल्कुल यहाँ ब्रेक को लेना हमारी यह मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, जल्द लौटते हैं। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या। चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने, तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बात कर रहे हैं सीट की सियासत की, और इस सियासत में आखिर कितने और दांव पेच खेले जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश सिंह, नेता बीजेपी, मनोज वर्मा, पॉलिटिकल एडिटर चैनल 1 न्यूज, राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर चैनल 1 न्यूज। जी राजीव जी, ब्रेक से पहले जिस तरह से आप लगातार चर्चा कर रहे थे और सवालों के आपके जवाब देने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ बीजेपी की बात हो रही है और दिनेश जी बैठे। जी दिनेश सिंह, मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज संभावित साथियों की तलाश में भटक रही है। उन्हें लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां उनको सपोर्ट करें, चुनाव के पहले चुनाव के बाद एक अच्छे रिश्ते बने। हम ये जानना चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में आपके विचारधारा के करीब कौन सी पार्टी दिख रही है जो जिससे आपको उम्मीद है कि वो आपके तालाब में गंगा स्नान करना चाहेगी? राजीव जी, इस सवाल का जवाब दूं उसके पहले थोड़ा सा नेपथ्य में जाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सुन लीजिए, उसी से अपनी बात हम कह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी गोवा में जब भाई नरेंद्र भाई मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था, उस दिन आप जैसे पत्रकारों ने और देश के बाकी जो है पार्टियों ने पहला सवाल ये खड़ा किया था कि अब भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में और पार्टियां जुड़ेंगी कैसे, और अब मोदी के लिए नए साथी और नए पार्टियां तलाशनी मुश्किल होगी। आज हमको लग रहा है, मुझे लगता है कि उसका सीधे साधा जवाब यह है कि आज लोग भी जुड़ रहे हैं, जिसकी अभी जिन लोगों का नाम आपने लिए फिर से नाम नहीं लेना चाहता हूं, लोग पार्टियों का विलय भी कर रहे हैं
और लोग सहयोग देने के लिए आगे भी आ रहे हैं। हमारी मजबूरी नहीं है। और सुन लीजिए, अभी आप जानना चाह रहे हैं, अभी आप इंतजार करते रहिए, जब आप कैसे कैसे लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में अपने पलक पावड़े बिछाए हुए, हाथ फैलाए हुए भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अभी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल। हाँ, तमिलनाडु के बारे में बताइए, वहां आपके नजर से, आपकी समझ से कौन सी पार्टी है जो जिस दिन वहां हो जाएगा, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी को अपने करीब पाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अपने आप को संबद्ध पाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन से अपने आप को संबद्ध पाएगा, वो हमारे साथ आएगा। करुणानिधि के डीएम की पार्टी बहुत पवित्र पार्टी है। हम पहले से इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते। हमने कहा कि हमारे यहाँ फैसले हम नहीं ले सकते, हमारे यहाँ फैसला एक व्यक्ति नहीं ले सकता। बट आप पार्टी के वफादार होगा, पार्टी के वफादार हैं, जिस दिन होगा करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए राजीव जी होगा, उस सबसे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। नहीं तो क्या आप डीएम के करीब, डीएम जो भी मैंने कह दिया ना, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के करीब जो अपने भाजपा की विचारधारा और डीएम का तो एक ही विचारधारा है। हम कह रहे हैं ना, जो भी दल उनके करीब पाएगा और समझता है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल होना चाहता है, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारे राष्ट्रीय दिनेश सिंह की बात से अगर बात हम करते हैं तो सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी भी दल से, किसी भी नेता से, किसी भी चरित्र से कोई परहेज नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप राजनीति में परहेज होता भी नहीं है। राजनीति में परहेज तब तक होता है जब तक दूसरे खेमे में आदमी होता है। जब अपने खेमे में आता है तो उसके दाग भी अच्छे लगने लगते हैं, पवित्र हो जाते हैं। सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही डीएमके के लोग पहले एनडीए सरकार में भी रहे और अभी करुणानिधि ने तारीफ की है। हो सकता है कि सीटें कम करें तो वो भी आ जाएं। एक गैर कांग्रेसवाद का नारा इस देश में ऐसा है जैसे सांप्रदायिकवाद का है ना, कि जब भी कुछ हो तो सांप्रदायिकता का नारा लगा दो तो चार दल इकट्ठे हो जाएंगे, सब हम सांप्रदायिक विरोधी हैं। ऐसी गैर कांग्रेसवाद का नारा है। जैसी सुविधा लगेगी तो गैर कांग्रेसवाद का नारा लगेगा, सब बीजेपी के पाले में जी। तो देश की राजनीति जो है वो अवसरवादिता के दौर से गुजर रही है, और चाहे वो कितना ही दल हो, कोई कम हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है। अवसरवाद की राजनीति पे सभी दल खड़े हैं। मनोज जी, एक चीज इसमें सिर्फ हम जोड़ना चाहते हैं राजू जी, और सिर्फ इसमें देखिए, इस समय जो चुनाव है ना, वो दो दलों के बीच में है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस। जो दल उनके कुशासन और भ्रष्टाचार के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके साथ हैं, जो सुशासन और विकास के साथ जुड़ना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए आमने सामने की लड़ाई है। और इस बार का चुनाव जो है ना, विचित्र चुनाव है। आप देखेंगे जितने अब तक के चुनाव हो उनसे अलग चुनाव होगा, और ये चुनाव आप देखिएगा, ये देश का भविष्य तय करेगा। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस चुनाव के बाद जो मोदी जी पहले दिन नारा दिए थे, कांग्रेस मुक्त भारत और विकास युक्त भारत, वो उनका सपना पूरा होके रहेगा। निश्चित तौर पर। दिनेश सिंह, आप ये कह रहे हैं कि सरकार साबित करेगी अपने आप को और करप्शन फ्री स्टेट देने की बात आप कर रहे हैं। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के सपोर्ट से आपकी सरकार बनने वाली है, उनका चरित्र तो आपको पता होगा। तो वो राजीव जी, इसके पहले भी हमने गठबंधन की राजनीति की है। जी। लेकिन आप हमको बताइए, कुछ गठबंधन के दबाव में हमने क्या किया? तब टीडीपी ने क्या किया था? वही मैं कह रहा हूं, हमने उनके गठबंधन के दबाव में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई ऐसा निर्णय किया हो जो आपके पार्टी को, आपकी सरकार देश हित में रहा हो, बता दीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को निभाना जानती है, लेकिन उस गठबंधन धर्म को निभाते हुए आंध्र प्रदेश में गठबंधन के सवाल पे वो कभी भी करप्शन के सवाल जो देश हित में होता है, जो समाज हित में होता है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी वो निर्णय लिए थे। आने वाली सरकार जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनेगी तो वही निर्णय जैसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था, वही समाज हित और देश हित में निर्णय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। दिनेश सिंह, एक सवाल जो बार बार आप पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता रिलायंस के करप्शन के बारे में बोलने से परहेज कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हम वही कह रहे थे, अभी हमने पिछले आपकी चर्चा में हमने कहा था, इस समय दो पार्टियां देश में ऐसी हो गई हैं जी राजीव जी। एक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, वो सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक। कौन सांप्रदायिक है, कौन गैर सांप्रदायिक है? एक कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट बांट रहा है, आप चले जाइए और पूछाइए। और दूसरा, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, ये जो सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहा है। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, उस पार्टी का नाम भी मैं लेना चाहता हूं, क्योंकि उनका चाल चरित्र और चेहरा, जिस मुद्दे को बातों कर रहे थे, आज उनका सब कुछ उजागर हो गया। वो पार्टी उनकी चर्चा लायक वो है ही नहीं है। रिलायंस औद्योगिक घराना पार्टी नहीं है जो आपकी पार्टी और आपके कुनबे के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रख रहा है। नहीं, जो भी होगा, जो भी देश के लिए शुभचिंतक होगा, हम नहीं कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हो, जो लोग भी भारतीय जनता
पार्टी या जो भी देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता मनोज पार्टी वर्मा, के साथ आप पार्टी के नेता ने 16 सवाल पूछे हैं बीजेपी से। एक सेकंड, वो सिर्फ सवाल पूछने का काम करते हैं। आज उनके जवाब आपको आज उनके लोकतंत्र में ऐसे ही ये सवाल उठाए जाते हैं। उनके दल के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ वो सवाल करना जानते हैं, वो खुद जवाब नहीं देना चाहते हैं। केजरीवाल ने जनता को सवाल का जवाब नहीं दे पाए और भाग खड़े हो गए। बीजेपी का रुख क्या, जो लोग खुद जवाब नहीं देते तो उनके सवालों का जवाब देने का क्या उचित अभी तक आपने ये नहीं बोला दिनेश सिंह कि ये रिलायंस के प्रति आपकी पार्टी का लगाव किस लिए है? हमारा तो, हम तो बोले तो कि सबके जो देश हित में काम कर रहे हैं, कोई भी हो, सिर्फ एक आप ये कह रहे हैं, हम क्यों किसी कंपनी का नाम लेकर आप ये कह रहे हैं कि रिलायंस जो है देश हित में काम कर रहा है? जो भी हो, हमने सिर्फ हम किसी कंपनी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जब मैंने नाम लिया तो आपने कहा कि देश हित में काम कर रहा है। नाम क्यों? अब तो एक पार्टी का भी नाम ले रहे हैं। आप पार्टी ने 16 सवाल पूछे हैं बीजेपी से, बीजेपी ने अभी 24 घंटे में कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं दिया। क्या लगता है कि वो सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा या बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया पूछ करके? देखिए, बीजेपी बच रही है सवाल जवाब देने से। देखिए, इसके पीछे एक रणनीति ये भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है ऐसा हो सकती है कि भाई उनके सवालों का जवाब मत दीजिए, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं फिर उससे कंट्रोवर्सी खड़ी होती है और बीजेपी इस समय उस आपके साथ उलझना नहीं चाहती है, क्योंकि दिल्ली के चुनावों में उन्होंने देख लिया, इसलिए वो अपना कांग्रेस से ही मुकाबला रखना चाहते हैं। कांग्रेस भ्रष्ट है, महंगाई से ग्रस्त है, इसलिए भाजपा को कांग्रेस से मुकाबला करना ज्यादा उचित लग रहा है बनस्पत आपके। जैसे वैसे आपकी राजनीति भी अगर आप राजीव भाई देखें तो कोई उनकी भी ऐसी है, उनसे कोई सवाल पूछे तो वो उसका उत्तर नहीं देते हैं। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सुविधा की राजनीति नहीं, वो सवाल ही वही पूछते हैं जो कांग्रेस पार्टी उनको कहती है पूछने के लिए। दिनेश जी, चर्चा बेहद अहम है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। आप सब लोग चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल वन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल वन पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे।
देश के हर राज्य की, हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल। देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की, हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल। देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की, हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे।